11 अगस्त 1943 दिल्ली के दरियागंज की नहर वाली हवेली में जब ब्रिटिश इंडिया अपने आखिरी दिनों में था, तब उस हवेली में एक बच्चे ने जन्म लिया, जो कि आगे चलकर याद रखा गया अपनी जालिम हुकूमत के लिए और बार बार दुनिया को डबल क्रॉस करने के लिए। ये बच्चा और कोई नहीं था, ये था जनरल परवेज मुशर्रफ, एक डबल फेस जनरल और एक गिरगिट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश और इस वीडियो में जनरल परवेज मुशर्रफ के ऐसे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं जो कि काफी शॉकिंग हैं। उन सीक्रेट्स को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा मेरे साथ। दिल्ली में मुशर्रफ का परिवार मुहाजिर था। मुहाजिर यानी इनका असली बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश और दिल्ली में था। 1947 के पार्टीशन के वक्त इनका परिवार पाकिस्तान आ गया। वहां मुशर्रफ ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। बचपन से ही उसके कैरेक्टर में एक बात क्लियर थी, हमेशा दो चेहरे रखना। टीचर्स के सामने एक शरीफ लड़के का रोल प्ले करता और दूसरी तरफ फ्रेंड सर्कल में पॉलिटिक्स के पैंतरे खेलता। आगे चलकर ये डबल फेस ही मुशर्रफ के कैरेक्टर की सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। उसके टीनेज तक एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि मुशर्रफ पावर का दीवाना था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने दोस्त है या दुश्मन, उसे सिर्फ अपनी ताकत दिखानी थी। स्कूलिंग के बाद 1961 में मात्र 18 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। एकेडमी में उसकी पहचान एक ऐसे कैडेट की बनी जो रूल्स तोड़ने से डरता नहीं था। मुशर्रफ ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक एग्रेसिव और बोल्ड ऑफिसर की इमेज बनाई। 1965 के इंडो पाक वॉर में मुशर्रफ ने आर्टिलरी यूनिट में लड़ाई लड़ी। उस वक्त उनकी अप्रोच रेकलेस थी, बिना सोचे समझे खतरा मोल लेना। ये बात मुशर्रफ के सीनियर्स को पसंद आई और उन्हें एक डेयर डेविल ऑफिसर माना गया। मुशर्रफ के जूनियर्स कहते थे कि मुशर्रफ के लिए एक इंसान की जान एक गेम से ज्यादा कुछ नहीं थी। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी मुशर्रफ एक्टिव था। यहाँ भी उसकी सोच डबल थी। एक तरफ उन्होंने अपने सोल्जर्स के सामने हेरोइक बनाने की कोशिश की और दूसरी तरफ मुशर्रफ की प्लानिंग और जिद ने पाकिस्तान आर्मी को और बड़ा नुकसान पहुंचाया। मुशर्रफ अपने जूनियर ऑफिसर्स के बीच एक तरह की हीरो इमेज बनाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने बहुत बार बिना प्रॉपर इंटेलिजेंस के रिस्की रेड्स और आर्टिलरी शेलिंग करने के ऑर्डर्स दिए। रिजल्ट, पाकिस्तान की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई और इंडियन आर्मी को उनके ट्रूप मूवमेंट्स के सिग्नल्स मिल गए। एक सेक्टर में उनकी यूनिट के गलत फायरिंग की वजह से खुद पाकिस्तानी पोस्ट एक्सपोज हो गए। 1971 वॉर में पाकिस्तान की हालत ग्राउंड पर बहुत खराब थी। इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी दोनों तरफ से प्रेस कर रहे थे और मुशर्रफ जैसे ऑफिसर्स ने लास्ट मैन लास्ट बुलेट वाली जिद दिखाई और विड्रॉल या रीग्रुप करने का अपोज किया। इस वजह से पाकिस्तान आर्मी के हजारों सोल्जर्स अननेसेसरली कैप्चर या कैजुअलिटी का शिकार हुए। वॉर के बाद जब हार डिक्लेयर हो गई तो मुशर्रफ जैसे ऑफिसर्स ने अपने एक्शंस का ब्लेम सीनियर कमांड पर डाल दिया। कह दिया कि हमें सही सपोर्ट नहीं मिला वरना हम जीत जाते। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने की जगह उन्होंने अपनी गलतियों को हमेशा कवर अप किया। यही उसकी लाइफ का पैटर्न बन गया। गलती करो और ब्लेम दूसरों पर डालो और अपनी इमेज हीरो जैसी बनाओ। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई थी कि मुशर्रफ अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालने में मास्टर था। दोस्तों, ये चीज आगे चलकर नवाज शरीफ को धोखा देने में और कारगिल यूएसए रिलेशंस में और भी क्लियर होगी। 1974 में मुशर्रफ को लेफ्टिनेंट कॉलोनल बनाया गया और 1978 में वो कॉलोनल प्रमोट हुए। 1980s के दौर में उसकी पोस्टिंग एक स्टाफ ऑफिसर के रूप में हुई, जहां उसने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। मुशर्रफ के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेसर थे जनरल जहांगीर करामत, जो आगे चलकर
पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने। उन्होंने मुशर्रफ की स्ट्रैटेजी बनाने की सोच को काफी इन्फ्लुएंस किया और 1987 में मुशर्रफ को एक नई ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया जो SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की थी और पोस्टिंग हुई सियाचे ग्लेशियर्स के पास। ये पोस्टिंग उसे जनरल जिया उल हक ने पर्सनली दी थी क्योंकि मुशर्रफ को आर्कटिक वॉरफेयर का काफी तजुर्बा था। सितंबर 1987 में मुशर्रफ ने बिलाफोंट ला सेक्टर में एक बड़ा अटैक लीड किया। शुरू में उसने दिखाया कि पाकिस्तान आर्मी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडियन आर्मी के काउंटर अटैक के बाद उसे वापस पीछे हटना पड़ा। ये मुशर्रफ की पहली बड़ी माउंटेन बैटल फेलियर मानी और यहीं से मुशर्रफ के मन में कारगिल का बीज उत्पन्न हुआ। 1988-89 के आसपास जब मुशर्रफ ब्रिगेडियर था तब उसने एक डेंजरस प्लान बनाया कारगिल इन्फिल्ट्रेशन का। ये प्लान उसने सीधा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के सामने रखा। मुशर्रफ चाहता था कि पाकिस्तान आर्मी चुपके से इंडिया की तरफ घुसपैठ करे और ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा बना ले। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने तुरंत इस प्लान को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें पता था कि ये बेवकूफी भरी खतरनाक कोशिश उल्टा पाकिस्तान को ही महंगी पड़ने वाली। आगे चलकर 1990s में मुशर्रफ ने चमचागिरी और चालाक दिमाग से मिलिट्री में वो पोजीशन हासिल की जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन थी। मुशर्रफ की आखिरी मिलिट्री फील्ड पोस्टिंग 1995 में हुई जब उसे कश्मीर के मांगला रीजन में भेजा गया। इसी दौरान पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने प्रमोशन अप्रूव की और मुशर्रफ को बना दिया गया 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल। यही वो कदम था जहां से मुशर्रफ के पावर की सीढ़ी उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक ले जाने वाली थी। साल था 1997 का। जनरल जहांगीर करामात के बाद पाकिस्तान आर्मी का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना जाना था। इस रेस में 3 लेफ्टिनेंट जनरल थे, मुशर्रफ इनमें तीसरे नंबर पर था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मुशर्रफ की इमेज पब्लिक और आर्मी दोनों में बड़ी थी क्योंकि ये हमेशा इंडिया के खिलाफ अटैक करने का प्लान बनाता था। नवाज शरीफ के आसपास के लोग जैसे निसार अली खान और शहबाज शरीफ मुशर्रफ को रेकमेंड कर रहे थे और फिर आया वो फैसला जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री ही बदल दी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने खुद मुशर्रफ को 4 स्टार जनरल प्रमोट करके जनरल करामात की कुर्सी पर बिठा दिया। शरीफ फैमिली को लगा था कि उन्होंने एक वफादार और ईमानदार जनरल चुना है, लेकिन असल में उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोचा था कि मुशर्रफ उनका लॉयल होगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा वैल्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है क्योंकि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तीनों डिविजन्स यानी एयर, नेवी और आर्मी कंट्रोल करते हैं और मुशर्रफ ने 1 साल के अंदर ही कारगिल ऑपरेशन बिना नवाज शरीफ को बताए शुरू कर दिया। नवाज शरीफ जो एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री अटल जी के साथ समझौता एक्सप्रेस जैसे इनिशिएटिव्स ले रहे थे, लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू कर रहे थे और दूसरी तरफ मुशर्रफ पीठ पर खंजर मारने की तैयारी में था। उसने कारगिल को अंजाम दिया। मुशर्रफ ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के सोल्जर्स और मिलिटेंट्स को घुसपैठिया बनाकर कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने भेजा। ये ऑपरेशन नवाज शरीफ को इन्फॉर्म किए बिना चलाया गया। इंडिया ने जब काउंटर अटैक किया, पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन मुशर्रफ ने ब्लेम पूरा नवाज शरीफ पर डाल। जब नवाज शरीफ ने इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझे और मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब मुशर्रफ ने अपना असली रंग दिखाया। हुआ यूं कि पाकिस्तान कारगिल की जंग हार चुका था। भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर इंडियन टेरिटरी से बाहर कर दिया था। अब नवाज शरीफ ना तो इंडिया को मुंह दिखाने लायक बचे थे और ना ही पाकिस्तान की आवाम को। इसीलिए उन्हें लगा कि मुशर्रफ ने उन्हें बिना बताए ये एडवेंचर शुरू करके पीएम को एम्बैरस किया है। इस टेंशन के चलते नवाज शरीफ ने डिसाइड किया कि मुशर्रफ को
चीफ ऑफ आर्मी की कुर्सी से हटाना होगा। 12 अक्टूबर 1999 लगभग 3 बजे नवाज शरीफ ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई और अनाउंस कर दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ से हटा दिया गया। नए आर्मी चीफ के तौर पर जियाउद्दीन भट्ट को नोटिफाई कर दिया गया। टीवी पर भी अनाउंस करने की तैयारी थी। मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका के ट्रिप से वापस आ रहे थे और वो खुद कोलंबो से कराची तक PIA का प्लेन उड़ा रहे थे। प्लेन हवा में था और नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिए कि प्लेन को पाकिस्तान में लैंड ना करने दिया जाए। यानी मुशर्रफ लिटरली मिड एयर हॉस्टेज सिचुएशन में था। अगर कराची एयरपोर्ट लैंडिंग ना मिलती तो प्लेन क्रैश भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों, मुशर्रफ को इस सब के बारे में पहले से ही मालूम था और वो श्रीलंका गया ही इसलिए था ताकि अपनी आर्मी को वहां से कंट्रोल कर सके। तो बस जैसे ही पाकिस्तानी क्रॉप्स, कमांडर्स और आर्मी ऑफिशियल्स को पता चला कि शरीफ ने मुशर्रफ को हटा दिया है और उसका प्लेन लैंड नहीं होने दे रहे, इमीडिएटली आर्मी ने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। आर्मी यूनिट्स ने इस्लामाबाद और कराची के टीवी स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और PM हाउस को घेर लिया। नवाज शरीफ का कंट्रोल खत्म होने लगा। मुशर्रफ का प्लेन कराची में लैंड होने वाला था जब आर्मी ने एयरपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया। प्लेन सेफली लैंड हो गया और मुशर्रफ डायरेक्टली आर्मी हेडक्वार्टर गया। उधर रावलपिंडी में PM हाउस पर टैंक्स तैनात हो गए और नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया गया। मुशर्रफ ने टीवी पर आकर नेशन को एड्रेस किया और कहा कि पाकिस्तान की भलाई के लिए आर्मी को पावर लेनी पड़ी। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा बिट्रेयल मोमेंट माना जाता है। 2001 में मुशर्रफ ने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को पहले जेल और फिर एक्साइल यानी देश निकाला भेज दिया गया। पाकिस्तान अब एक नई डिक्टेटरशिप के नीचे था और अगर भारत को पाकिस्तान से डील करना था तो मुशर्रफ के साथ। दोस्तों, सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि मुशर्रफ जो कारगिल का मास्टरमाइंड था, उसी को भारत ने नई दिल्ली में रेड कार्पेट वेलकम दिया। ताजमहल के लॉन पर मुशर्रफ तस्वीर आज भी सबसे कंफ्यूजिंग मोमेंट्स में गिनी जाती है। एक तरफ मुशर्रफ भारत के साथ पीस की बात कर रहा था और दूसरी तरफ उनकी एजेंसीज कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रही थी। ये था मुशर्रफ का असली चेहरा, डबल फेस डिप्लोमेसी। बेसिकली मुशर्रफ एक प्रॉपर जिहादी था। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इस आदमी ने अपने देश को बेच दिया, लाखों अपने सोल्जर्स मरवाए और सारे पैसे हजम कर गया। आइए समझते हैं इस इंसिडेंट को। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर टेररिस्ट अटैक हुए तब अमेरिका गुस्से में था। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत चल रही थी और तालिबान उसामा बिन लादेन को छुपा रहे थे। जॉर्ज W बुश ने क्लियर मैसेज भेजा पाकिस्तान को कि या तो तालिबान को हमें दो या फिर तुम भी टेररिस्ट के साथ खड़े गिने जाओगे। मुशर्रफ के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो अमेरिका के साथ जुड़ो यानी एड, लेजिटिमेसी और सर्वाइवल मिलेगा, या अमेरिका के खिलाफ जाओ यानी बॉम्बिंग, सैंक्शंस और इंटरनेशनल आइसोलेशंस का रिस्क। मुशर्रफ ने तुरंत डिसाइड किया कि पब्लिकली अमेरिका के साथ होना ही सेफ है। पाकिस्तान ने अपने एयरबेस, मिलिट्री बेसिस और सप्लाई रूट्स अमेरिका को दे दिए। लाखों पाकिस्तानी सोल्जर्स को अफगानिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया मरने के लिए, लेकिन फ्री में नहीं दोस्तों। इसके बदले में मिला पाकिस्तान को $1 बिलियन की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड, IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन्स और रिलीफ्स। मुशर्रफ की खुद की कुर्सी पर इंटरनेशनल लेजिटिमेसी यानी अमेरिका से हाथ मिलाकर और अपनी आर्मी को बेचकर अपनी कुर्सी को और भी पक्का कर लिया। दोस्तों, तालिबान और जिहादी ग्रुप्स पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसर्ट्स थे, खास तौर पर इंडिया के कश्मीर में। पर अमेरिका को कहां पता था कि ये जनरल परवेज मुशर्रफ है जिसने अपने ही मालिक को धोखा दिया था। धीरे धीरे मुशर्रफ का असली चेहरा अमेरिका के सामने भी आने लगा। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान, अल कायदा को पूरी तरह खत्म कर दिया तो पाकिस्तान कश्मीर किसको भेजेगा, यानी मिलिटेंट्स कहां से आएंगे। तो मुशर्रफ ने यहाँ एक चाल चली।
उसने कुछ तालिबान और अल कायदा लीडर्स को अमेरिका के हवाले किया, जिनमें से कुछ पर बड़े इनाम थे, और बाकी टेररिस्ट को सेफ हेवन्स दिया पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में और बलोचिस्तान में। मुशर्रफ ने अमेरिका को इंटेलिजेंस देने के साथ साथ तालिबान को भी वार्न किया सीक्रेटली, ताकि वो वहां से निकल जाए। अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक्स होने से पहले ही तालिबान के लीडर्स वहां से गायब हो जाया करते थे। तो एक तरफ तो मुशर्रफ ने अमेरिका से करोड़ों डॉलर लिए, और दूसरी तरफ मुशर्रफ ने ये इंश्योर किया कि तालिबान के लीडर्स सेफ रहे, जिहादी नेटवर्क कश्मीर में जिंदा रहे, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर इन्फ्लुएंस कभी कम ना हो। पर कहा जाता है कि सालों बाद जब अमेरिका को ये सब पता चला तो अमेरिका ने मुशर्रफ से गिन गिन कर बदला लिया। 2007 में जब मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस को हटाया तो अमेरिका ने पूरे पाकिस्तान को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। माना जाता है कि अमेरिका ने मुशर्रफ को हटाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए और नवाज शरीफ को वापस लाया गया। 2008 में मुशर्रफ को रिजाइन करना पड़ा, और जैसे कि पाकिस्तान में हर प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, इसे भी लंदन एक्साइल में भेज दिया गया। मुशर्रफ ने 2013 में पॉलिटिक्स में कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट केसेस और अनपॉपुलैरिटी की वजह से फेल हो गया। उसके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे भी चले। दुबई में एक्साइल के दौरान 5 फरवरी 2023 को मुशर्रफ की मौत हो गई। एक ऐसे जनरल की मौत जिसे दुनिया डबल फेस के नाम से याद करती है। एक चेहरा जो उसने वेस्ट को दिखाया मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, लिबरल, और दूसरा चेहरा जो पाकिस्तान के लिए बन गया जिहाद, डिक्टेटरशिप और डबल क्रॉस।